हाय सो अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक चीज़ बहुत तरीके से अच्छे से समझी थी कि कोई भी डीएनए है, ये डीएनए ही कल को आरएनए बनाता है, राइट? किस प्रोसेस से? द प्रोसेस वाज ट्रांसक्रिप्शन। हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में, और इसी आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। और हमें ये भी पता है कि इस प्रोसेस के लिए हम नाम लेते हैं ट्रांसलेशन का। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या, जो डीएनए से डीएनए बनता था, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन, है ना? और इस रेप्लिकेशन से जो नया डीएनए बना उसको हम बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, ये सेल साइकिल में हमारे पास जो G1 फेज, उसके बाद S फेज, सिंथेसिस फेज की बात करते हैं, वहाँ की बात की गई है। तो ये सिंथेसिस फेज में ये प्रोसेस होता है, S फेज। इस कंप्लीट प्रोसेस के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था, एंड दैट वर्ड इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा, राइट? नाउ अब जब हम इन चीज़ों को पढ़ ही रहे हैं, तो आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन के साथ साथ में हम लोग देखेंगे, आज हम दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे इनफैक्ट इस वीडियो में। एक तो रेप्लिकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब भी हम समझेंगे कि डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं। अगली जनरेशन में जो दो स्ट्रैंड हैं वो जो डिवाइड होकर इसी में जो एक स्ट्रैंड है इसके साथ नया और दूसरे स्ट्रैंड के साथ भी नया, मतलब कोई भी जब एक डीएनए है, उस डीएनए में जो दो स्ट्रैंड होते हैं उसमें एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक स्ट्रैंड ही नया होता है, मतलब एक पार्ट को वो अपने आप को कंजर्व कर रहा है। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज, पूरी तरह से नहीं, सिर्फ एक ही पार्ट, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। सो यहां पर हम लोगों को देखना है कि रेप्लिकेशन हो रहा है इस वाले में, और साथ में डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर हम लोग देखेंगे। अगले ही वीडियो में फिर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट चैप्टर टेक्निकली यही है कि एक डीएनए फाइनली प्रोटीन कैसे बनाता है, और इस सेंट्रल डोग्मा को एक्सप्लेन करना, इस चैप्टर का नाम ही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग, स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन से। और रेप्लिकेशन की सिंपल डेफिनेशन वाइज इट अकर इन, सबसे पहले बात करें एस फेज, जिसमें डीएनए का जो अमाउंट है दैट गेट डबल्ड, राइट? अमाउंट डबल होता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, डीएनए अमाउंट कन्वर्टेड इनटू 2C इंटू 4C। लाइक अगर पहले ये पिकोग्राम वगैरह की यूनिट है, C से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2C है तो वो डबल हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। बट यहाँ पर हम लिख भी लें, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। याद रखना है इसको। अच्छा, अगली चीज़ ये, अगर चीज़ें हम समझ पा रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि इस रेप्लिकेशन में हुआ क्या, हमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। पहला, ये डायग्राम, ये एक मैं डीएनए बना रहा हूं, ध्यान से समझें। और इस डीएनए में मैंने आपको बताया डीएनए एंटी पैरेलल नेचर का होता है, मैंने आपको ऑलरेडी केमिकल स्ट्रक्चर में पढ़ा रखा है। एंटी पैरेलल में फॉर एग्जांपल दिस इज 3' एंड दिस इज 5', राइट? तो इसका बिल्कुल अपोजिट, ये हो जाएगा 3' और ये हो जाएगा 5'। ये डायग्राम आपको याद रखना है, क्योंकि ये 3' ही यहाँ रहेगा, तभी आप बाकी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म में, ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर है ना। वैसे तो स्पाइरल होते हैं, बट यहाँ पर मैं एक सीधे फॉर्म में बना रहा हूँ, तो ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म में यहाँ पर जुड़े रहते हैं। ये हमने अच्छे से समझा हुआ है। अच्छा, एक डीएनए है, और एक डीएनए दो नए डीएनए कैसे बनाता है, इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं क्या, रेप्लिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बाय एग्जिस्टिंग डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन। अभी ये जो डीएनए है, इस डीएनए में कौन कौन से, इनफैक्ट इस पूरे रेप्लिकेशन में कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन सी चीजें लगती हैं, वो हमें याद रखना है। तो सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए एक एंजाइम के फॉर्म में, दैट एंजाइम इज नोन एज हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज का काम क्या है,
ये जो डीएनए है इसको, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ता हुआ जाएगा, जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ जाएगा। अभी हम समझेंगे। दूसरा, हमें चाहिए होगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, इस डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होगा कि सपोज यहां पर ए है, राइट, तो यहां पर ऑटोमेटिकली टी होगा, यहां जी है तो यहां पर सी होगा, ग्वानिन साइटोसिन। उसी तरह अगर इधर थायमिन है तो इधर ऑटोमेटिकली एडेनिन होगा ही होगा। तो टी ए के साथ या ए टी के साथ, दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन हमेशा ये इसी के साथ रहेगा, ये नहीं कि जी के साथ जुड़ जाए या सी के साथ जुड़ जाए। यहाँ ए अगेन टी, सपोज जी ये सी, यहाँ अगेन जी, यहाँ सी, अगेन जी, यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ टी, और सपोज यहाँ ए और यहाँ टी। तो ये करता क्या है कि इसको तोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, हेलिकेज। और इसके साथ में नया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर अटैच करने का काम कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करता है, अगर स्ट्रैंड पर ए है तो यहां पर ये टी लाकर जोड़ देगा, ये इसका मेन फंक्शन है, बट उसको स्टेप वाइज हम लोग समझेंगे, राइट। अभी समझेंगे इसके बाद। अगली बात जो है यहां पर तीसरा प्रॉपर हम लोग समझेंगे, पहले सारे नाम लिख ले। इसके साथ साथ में वी नीड वन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज। और ये जो टोपोआइसोमेरेज है ये कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स वगैरह में इसके डिफरेंट नेम भी हैं, बट हमें टोपोआइसोमेरेज याद रखना है। डीएनए गायरेज बोलते हैं इसको कुछ अलग ऑर्गेनिज्म के लिए। काम क्या है इसका, हमने देखा कि एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरह से रैप्ड है आपस में, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लिपटा हुआ है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पर इस एरिया में टेंशन डेवलप होता है, और उस टेंशन को रिलीज करने के लिए हमको क्या करना होगा, टोपोआइसोमेरेज उस टेंशन को रिलीज करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर रहेगा। जब भी ये अनकॉइलिंग करेंगे तो इसको खोलते हुए इस एरिया में टेंशन डेवलप होगा, और उस टेंशन को रिमूव करने का काम कौन करता है, टोपोआइसोमेरेज। अगली चीज हम लोग समझेंगे यहां पर, दैट इज कॉल्ड एज एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन के फुल फॉर्म के फॉर्म में सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन का काम क्या होता है कि जब भी ये बॉन्ड टूट जाता है ना, तो ये कहीं दोबारा ना जुड़ जाए, कहीं दोबारा ना जुड़ जाए। इस जगह पर सपोज ये बॉन्ड मैंने तोड़ा है ना, किसकी हेल्प से, हेलिकेज की हेल्प से, तो इस जगह पर ये जाकर क्या कर देंगे, अटैच हो जाएंगे, ताकि ये दोबारा जुड़ ही ना पाए। इनका जो रिएक्टिव साइट है उसको ये ब्लॉक कर देंगे, तो इससे क्या होगा, वो दोबारा जुड़ ही नहीं पा रहा। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग, तो सिंगल स्ट्रैंड पर ये बाइंड कर जाएंगे, ऐसे प्रोटीन है, दैट्स व्हाई नेम एज एसएसबी प्रोटीन, शॉर्ट में बोले, या पूरा नाम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अच्छा, हमें अगली चीज जो चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अटैच कौन होगा, आरएनए प्राइमर, है ना। 3 प्राइम एंड पर आरएनए प्राइमर ही जुड़ता है। अगली जो चीज हमें यहां पर याद रखनी है 6, दैट इज डीएनटीपीज। डीएनटीपीज क्या हुआ, इसका काम क्या है, ए के साथ में टी जुड़ेगा। मैंने आपको बताया था एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, कलेक्टिवली इन सबको हम लोगों ने डीएनए में क्या बोला, डी। सो फॉर एग्जांपल डीएनटीपीज का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेटेज। इसके एग्जांपल में हमारे पास एटीपी, जीटीपी, टीटीपी और सीटीपी, और सबके आगे आपने डी लगा दिया। क्यों, क्योंकि ये डीएनए की बातें कर रहे हैं, और इन सबको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेटेज। भाई ए है तो उसके साथ में कौन जुड़ेगा, ऑटोमेटिकली डीटीटीपी। भाई ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी नहीं बनता सिर्फ ना, उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी चाहिए तो हमें क्या होगा, टीटीपी के फॉर्म में इसको जोड़ना होगा। अच्छा, अगली बात यहां पर जो समझाने वाली है इंपॉर्टेंट, लास्ट में हम लोग इसका कुछ यूज देखेंगे, दैट इज डीएनए लाइगेज। यहां पर एक और एंजाइम है, दैट इज डीएनए लाइगेज, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डीएनए लाइगेज के फॉर्म में आपको यहां याद रखना होगा। चलें फिर हम लोग इसको समझते हैं कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर तो दिमाग में हमारे है ही है। सबसे पहले ये हेलिकेज जो है वो आएगा, राइट। सपोज ये हेलिकेज है
और हेलिकेज का काम क्या है, ये आगे जाता जाएगा और बॉन्ड को तोड़ता जाएगा। इस तरह से ये बॉन्ड को तोड़ता जाएगा, इस बात को समझें, ये बॉन्ड को तोड़ता जाएगा, हेलिकेज आगे बढ़ता जाएगा और डीएनए, अच्छा बॉन्ड तोड़ता जाएगा तो ये इस तरह से खुलता भी जाएगा, इसका मतलब, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से ओपन हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, याद रखेंगे, रेप्लिकेशन फोक, रेप्लिकेशन फोक। आपने फोक देखा इस तरह से ओपन होता है ना, वो हम खाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही, दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोक। तो हेलिकेज का काम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना और क्या बना देना, फॉर्म रेप्लिकेशन फोक, रेप्लिकेशन फोक, दैट्स इट। ये एक एंजाइम है जो इस तरह से फंक्शन करता है। इसका मतलब ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम, और यहां पर इस तरह से बॉन्ड, है ना, इस तरह से टूटे हैं। दैट में बी लाइक एनीथिंग, ये ए हो सकता है, ये जी हो सकता है, ये सी, ये टी। तो ए का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री, तो टी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है ना, अगेंस्ट ये सी है तो यहाँ पर जी होगा, फिर जी होगा और टी का ए सपोज। तो इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये खुलता गया, ये खोलने का काम कर रहा है। 2 स्टैंड हैं, इनके स्टैंड को एक पर्टिकुलर पोजीशन से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करते हैं हम लोग। जैसे जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उसमें सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहीं से ये चीज़ें रेप्लिकेशन के फॉर्म में स्टार्ट होती हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये चीज़ याद भी रखनी है कि रेप्लिकेशन में ये स्टार्ट कहाँ से होता है, उसको शॉर्ट में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और आई वर्ड यूज़ करते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, है ना, वहाँ पर एक ही होता है, प्रोकैरियोट्स में 1, और जितने भी यूकैरियोट्स हैं, है ना, यूकैरियोट्स, उस यूकैरियोट्स में हमेशा मल्टीपल, राइट, मल्टीपल ओराई आर प्रेजेंट। अच्छा, तो हेलिकेज का काम डन। अच्छा, ये आगे तोड़ता जा रहा है, कहीं ये पीछे से जुड़ ना जाए तो यहां पर आकर ब्लॉक कर देते हैं इसको। कौन? ये आपस में ना जुड़े, बाकी तो चीजें जुड़ सकती हैं बट आपस में ना जुड़े, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो दे प्रिवेंट रीजॉइनिंग ऑफ डबल हेलिक्स, ये इंपॉर्टेंट बात, रीजॉइनिंग ऑफ डबल हेलिक्स, SSB प्रोटीन, फुल फॉर्म मैं दोबारा बता दूं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम यहां पर इसने ब्लॉक किया ताकि ये दोबारा से आपस में ना जुड़ पाए। एक बात, अगली चीज, जैसे ही इसको चीजें हैं तो इसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एरिया में जहां से इसको स्टार्ट करना है उस जगह पर एक RNA से बना हुआ, RNA का मतलब अगर ये T है तो यहां A जुड़ेगा, यहां C है तो T जुड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, G है तो ये प्रॉपर C जुड़ेगा, बट अगर यहां A है तो इसका मतलब यहां T नहीं जुड़ेगा, यहां पर U जुड़ेगा। तो RNA वाले जो है न्यूक्लियोटाइड्स आकर यहां पर जुड़ते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर। ये पता लगाने के लिए हम यूं समझ लें इसको कि ये यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना, ताकि पॉलीमरेज आकर यहां पर बाइंड कर सके। तो एक RNA प्राइमर की जरूरत हमेशा पड़ती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमर किससे बने होते हैं, तो प्राइमर कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ में RNA प्राइमर्स होते हैं टेक्निकली, ना कि DNA का ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर एक 3 प्राइम एंड पर, हमेशा याद रखें 3 प्राइम एंड पर RNA प्राइमर जुड़ता है। तो RNA प्राइमर ज्वाइन ऑलवेज एट 3 प्राइम एंड, और 3 प्राइम एंड क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि OH ग्रुप यहां पर फंक्शनल फॉर्म में फ्री होते हैं। अगली चीज समझते हैं ध्यान से। अच्छा, जबकि ये इसको तोड़ता जा रहा था, इसके बॉन्ड को तोड़ता जा रहा था, तो बॉन्ड को तोड़ता जा रहा था, तो इस एरिया में ये जो ये वाला पार्ट है, इस एरिया में टेंशन क्रिएट होती। इस बात को आप समझें, किसी धागे को आप ऐसे पकड़ के खींचें तो इस जगह पर आपको, जहां पर ये धागे का एंड है, जहां तक खुल चुका है उस जगह पर टेंशन क्रिएट होगी, राइट। जहां तक खुलता जा रहा है उस एरिया में टेंशन क्रिएट होगी। ये क्या करता है, उसको अपोजिट घुमा देता है, ये बिल्कुल इसको अपोजिट घुमा देता है, राइट। तो इस तरह से इसका मेन काम क्या हो गया, मेन फंक्शन इज टेंशन रिलीज, राइट, रिलीज टेंशन इन DNA कॉइलिंग, इन DNA कॉइलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो टोपोआइसोमरेज का मेन फंक्शन रिलीज टेंशन,
है ना। ये एक सिंपल फॉर्म में आप याद कर लें। हाँ, एक नाम और भी, डीएनए गायरेज इसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में, डीएनए गायरेज, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, डीएनए गायरेज, कहीं कहीं पर इसको ऐसे भी वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ओरिजिनल चीज़ यहाँ पर आती है, हमने सारी चीज़ें देखी ली। अब मेन दो चीज़ों की पैरेलल में ज़रूरत होगी, डीएनए पॉलीमरेज, और ये क्या करेगा, डीएनटीपीज को उठाकर ला कर जोड़ता रहेगा डीएनटीपीज को। तो सपोज यहाँ पर टी है तो यहाँ पर पॉलीमरेज आएगा और प्राइमर हट जाएगा, प्राइमर रिमूव हो जाएगा, पॉलीमर आकर जुड़ेगा यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है कि टी के साथ में एटीपी को जोड़ना। तो ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में भी और नीट में भी कि व्हाट इज द डुअल फंक्शन ऑफ डीएनटीपीज। डीएनटीपीज एक्चुअली डुअल फंक्शन करते हैं। डुअल फंक्शन, डुअल फंक्शन क्या है? पहला काम कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, भाई टी है तो इसके साथ में ए जोड़ना था तो ये कॉम्प्लीमेंट्री लेकर आया। दूसरा काम, क्योंकि इसके पास 3 फॉस्फेट हैं और 3 फॉस्फेट में 2 फॉस्फेट टूट जाएंगे, तो एक तरह से एनर्जी मॉलिक्यूल कोई डायरेक्ट जाकर अटैच तो नहीं हो जाता, उसके लिए एक्टिव प्रोसेस चाहिए, एटीपी जनरेटेड प्रोसेस चाहिए। उस एनर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? द ट्राइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट तो वैसे ही टूट जा रहे हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि दे हैव 2 फंक्शन, एक तो एनर्जी जनरेशन का काम, एनर्जी मॉलिक्यूल की तरह वर्क कर रहे हैं ये सारे, और दूसरा ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस की तरह भी वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 फंक्शंस हो गए इसके, एक एनर्जी मॉलिक्यूल की तरह, राइट, और दूसरा ये साथ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की तरह भी वर्क कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की तरह भी वर्क कर रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो 2 चीज़ें याद रखेंगे। अच्छा, इसको जोड़ कौन रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। तो काम क्या है? अटैच कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब काम की बात समझें, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये 2 तरह के होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स हैं इसमें डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 ऐसे करके। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं, याद रखने वाली बात है, जो यूकैरियोट्स हैं इसके अंदर अल्फा बीटा डीएनए पॉलीमरेज है ना, अल्फा बीटा या फिर गामा या फिर एप्सिलॉन या ओमेगा, तो ये 5 तरह के अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो सबके अपने अपने फंक्शंस हैं, हमारे बहुत सिलेबस में नहीं है चीज़ें, तो हम उसको नहीं देखेंगे, बस नाम याद कर लेंगे। इनफैक्ट कि डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में 5 टाइप्स के होते हैं, सिंपल ये याद रखना है हमें। और साथ साथ में प्रोकैरियोट्स में 1, 2 एंड 3 टाइप के हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज के 2 फंक्शन हैं, एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर अटैच करना, दूसरा प्रूफ रीडिंग करना। ये जाता है और फिर दोबारा घूम कर आता है कि क्या ये सी के साथ टी जुड़ा है, सही है या गलत है। अच्छा, टी जुड़ गया इसका मतलब ये गलत है, इसको करेक्ट कर लेगा, इसको क्या कर देगा, यहाँ पर जी जोड़ देगा। तो जैसे ही जो चीज़ें करेक्ट करनी है तो दैट इज ऑल्सो नोन एज अटैच कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। और दूसरा फंक्शन प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग का भी काम करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज के 2 फंक्शन हमें याद रखने होंगे। ये बात तो हमने देखा हेलिकेज का काम, हमने देखा डीएनए पॉलीमरेज का काम, हमने देखा टोपो आइसोमरेज का काम, एसएसबी प्रोटीन का काम, आरएनए प्राइमर का काम, हमने देखा डीएनटीपीज का काम। एक नई चीज हमको दिख रही है वहां पर, डीएनए लाइगेज। अब ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमें देखनी है। हमने देखा यहां पर पॉलीमरेज जुड़ा और पॉलीमरेज ने क्या किया, ला लाकर इसमें डीएनटीपीज जोड़ता जा रहा है, हेलिकेज तोड़ता जा रहा है, टोपो आइसोमरेज यहां से इसका टेंशन रिलीज करता जा रहा है। तो क्या होगा, ये जोड़ता गया यहां से, और ये आगे से तोड़ता गया, ये जोड़ता गया ऐसे। तो एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एक दूसरा धागा यहां पर बन गया। दैट्स वाई दिस 3 to 5 प्राइम वाले को हमेशा क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। ये वर्ड याद रखने वाली बात, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। एक ध्यान से चीज समझे, आरएनए प्राइमर हमेशा कहां जुड़ता है, मैंने आपको क्या बताया, हमेशा ज्वाइन एट 3 प्राइम है। तो क्या यहां जुड़ेगा, नहीं, यहां नहीं जुड़ेगा। अच्छा, जब ये साथ में जुड़े हुए थे, इस बात को थोड़ा सा समझें, इसको मैं दोबारा बता रहा हूं। सपोज ये आपस में जुड़े हुए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस बना रहा धागा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। बट ये अभी इतना ओपन है, तो ये इसके लिए 5 प्राइम, लेकिन यहां तक ओपन है, तो ये इसके लिए 3 प्राइम। यहां से लेकर यहां तक ये 3 to 5 ऐसे जाएगा। तो आरएनए प्राइमर यहां जुड़ गया, ऑटोमेटिकली यहां पर पॉलीमरेज आकर अटैच होगा और पॉलीमराइजेशन एक्शन के साथ में इस डायरेक्शन में चलेगा, और ये इतना बड़ा धागा बन गया। तब तक हेलिकेज ने क्या किया, इतना और तोड़ दिया, थोड़ा सा और तोड़ दिया,
तो एक आरएनए प्राइमर और आकर जुड़ेगा, बहुत ध्यान से समझें इस कंसेप्ट को। एक आरएनए प्राइमर फिर से, क्योंकि अब ये क्या है, ये 3 to 5 था, लेकिन अब ये खुल गया तो अब ये इसका 5 प्राइम हो गया और ये इसका 3 प्राइम हो गया। ये याद रखें क्योंकि उल्टा है ना डीएनए, यहां पर ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम हो गया। ये कंसेप्ट एक बार में बच्चों को समझ में नहीं आता, इसको बहुत ध्यान से समझें। तो 3 to 5 प्राइम यहां पर, तो जब 3 प्राइम पर यहां पर दोबारा से आरएनए प्राइमर जुड़ा, पॉलीमरेज आकर यहां पर दोबारा से जुड़ गया और ये इस डायरेक्शन में एक बार और धागा बनाएगा। तब तक हेलिकेज ने दोबारा आगे का तोड़ दिया, राइट। तो ये इसके लिए 3 प्राइम बन गया और ये इसके लिए 5 प्राइम बन गया। हमेशा नीचे वाला 5 प्राइम होता है, ऊपर वाला 3 प्राइम। इसमें यहां पर नीचे वाला, यहां पर 3 प्राइम और यहां पर नीचे वाला 5 प्राइम, ये डिफरेंस है ना। यहां नीचे वाला क्या है 5 और यहां पर नीचे वाला 3। तो ये तब तक और तोड़ता है, यहां पर एक और आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर आकर जुड़ता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ेगा यहां पर और फिर इसने एक और धागा बना दिया। आप देखोगे इस तरह से छोटे छोटे धागे बने हुए हैं, ये यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। टेक्निकली ये ऐसा सा है, आप इसको दोबारा से देखें तो इस डायरेक्शन में तो पूरी ठीक ठीक से बन गई, लेकिन इस डायरेक्शन में एक, फिर दूसरा छोटा सा टुकड़ा, फिर छोटा सा टुकड़ा, फिर छोटा सा टुकड़ा, फिर छोटा सा टुकड़ा। 2 धागे यहां भी बने, 2 धागे यहां भी बने। 3 to 5 प्राइम वाले एंड पर एक पूरा कॉन्टिन्यूअस धागा बना, इसीलिए इसका नाम मैंने क्या बोला, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन 5 to 3 वाले पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नया स्ट्रैंड बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। और इसके साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्री छोटे छोटे टुकड़े हैं, दीज स्मॉल फ्रेगमेंट्स इज नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है, क्या वर्ड यूज किया, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड में जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में डीएनए ने बनाए, उसको क्या बोला, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओकाजाकी ऑलवेज फाउंड ऑन 5 to 3 प्राइम एंड पर डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड पर, ठीक। और इस छोटे छोटे फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। लाइगेज का काम क्या है, डीएनए में आपस में बॉन्ड क्रिएट करना और ये आपस में इसको जोड़ देना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि डीएनए लाइगेज का फंक्शन क्या हुआ, ज्वाइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, दैट्स इट। ये एक रेप्लिकेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया, जिसमें ये 7 जो अलग अलग चीजें हैं जो इस्तेमाल होती हैं, प्लस साथ में मैंने इसी बहाने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया कि एक डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। डीएनए रेप्लिकेशन में एक कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन प्रोसेस होते हैं कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड पर, एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें किस स्ट्रैंड पर, डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड पर। साथ में ये एस फेज में होते हैं, डीएनए का अमाउंट एस फेज में डबल होता है, ना कि क्रोमोसोम नंबर, है ना। तो मैंने बताया क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, ये वर्ड याद रखेंगे, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। अगली चीज, ये रेप्लिकेशन हमेशा कहां से स्टार्ट होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। शॉर्ट में आपको बायोटेक में भी मैं पढ़ाऊंगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम ओराई बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स में ये सिंगल होते हैं और जो यूकैरियोट्स हैं उसमें मल्टीपल होते हैं। इसमें हमारे पास टेक्निकली देखा जाए तो ये 7 अलग अलग चीजें यूज हो रही हैं, जिसमें हेलिकेज था, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और रेप्लिकेशन फोर्क बनाता है। ये वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दे विल फॉर्म व्हाट, रेप्लिकेशन फोर्क। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या था, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री अटैच करते हैं प्लस साथ में प्रूफ रीडिंग करते हैं। प्रोकैरियोट्स में तो डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात हुई थी। डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में अल्फा, बीटा, गामा और ओमेगा और एप्सिलॉन के फॉर्म में 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और 2 फंक्शंस मैंने बता दिया, टोपो आइसोमरेज सिंपल टेंशन रिलीज, डीएनए गायरेज भी इनको बोलते हैं। एसएसबी प्रोटीन की बात की और इनका मेन काम क्या था, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है। और आरएनए प्राइमर मैंने आपको बता दिया, हमेशा आरएनए से बने हुए 3 प्राइम पर जुड़ने वाले डीएनटीपीज और फाइनली डीएनए लाइगेज। ओकाजाकी फ्रेगमेंट एक नया कीवर्ड है और एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, क्या, डुअल फंक्शन ऑफ, राइट, डुअल फंक्शन ऑफ डीएनटीपीज, या सिंपल भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द डुअल फंक्शन ऑफ एटीपी, डीएटीपी। तो दोनों ही चीजें आपको अब पता है। इस प्रोसेस को समझते हुए हमने एक चीज ध्यान से देखी, अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर एक ये डीएनए और एक दूसरा डीएनए, 2 धागे हैं। इस 2 धागों में आप ध्यान से देखें तो इसमें मैं ब्लू पेन से इसको समझा रहा हूं,
एक नया धागा ऐसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बनता है और एक पुराना धागा, मतलब एक इसमें नया धागा डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में बनता है। ये बन तो गया पूरा, लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो, इस तरह से एक डीएनए ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड और ये डीएनए बन गया, एक डीएनए से दो डीएनए बनना इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन आप ध्यान से देखो कि एक तो ये क्या है, मैं अगर हिंदी में लिखूं तो ये क्या है, पुराना, राइट, एंड दिस वन इज न्यू, नया, मैं नया की बात कर रहा हूं। तो वन इज ओल्ड स्ट्रैंड, अनदर इज न्यू स्ट्रैंड। तो इसने एक को तो पुराना ही रखा और उसी पर नया बना दिया, एक को इसने कंजर्व कर लिया और उस पर नया बनाया। दैट्स व्हाई डीएनए इज आल्सो नोन एज, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डीएनए हैव सेमी कंजर्वेटिव नेचर। किसी भी डीएनए में एक स्ट्रैंड तो पुराना होगा जो पेरेंटल है, और नया जो बना वो कहां से आया, तो वो नया सिंथेसाइज हुआ। तो ये दोनों ही चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर। और जब मैं बात करूं डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव नेचर की, तो हमको ये चीज समझ में आना चाहिए कि पहली बार एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेसेल्सन और दूसरे कौन थे, स्टॉल। इन्होंने पहली बार ये चीज बताई कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है। साथ साथ में एक और साइंटिस्ट आए, टेलर, और उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया, कंफर्म किया कि डीएनए सच में सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है। तो अगला जो टॉपिक है हम इसको इरेज करके अगले टॉपिक में हम बात करेंगे सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए के बारे में, कि हाँ वो क्या प्रूफ है और किस तरह से प्रूफ किया मेसेल्सन एंड स्टॉल ने कि डीएनए सच में सेमी कंजर्वेटिव है या वो पूरा ही नया सिंथेसाइज करता है।